एक छोटे से गांव में घासीलाल अपनी तीन बेटियों के साथ रहा करता था। उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। घासीलाल अपनी दोनों बेटी माया और रेशमा से भी ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी बबीता से करता था। घासीलाल एक दिन मेले से अपनी बेटियों के लिए सामान लेकर आया और घर आते ही बोला, कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर उपहार लेकर आया हूँ। घासीलाल की आवाज सुनकर माया और रेशमा बाहर आंगन में आती है। माया बोली, दिखाइए तो जरा, आप मेरे लिए मेले से क्या लेकर आए हैं? घासीलाल बोला, यह देखो माया बेटी, तुम्हारे लिए मैं झुमके लेकर आया हूँ। तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना? देखो। माया बोली, यह झुमके तो बहुत सुंदर है पिताजी। मुझे यह झुमके बहुत पसंद आए। धन्यवाद पिताजी। रेशमा ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? जल्दी से दिखाइए ना। मुझसे तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। दिखाइए ना पिताजी। घासीलाल ने कहा, हाँ हाँ रेशमा बेटा, यह देखो, तुम्हारे लिए यह पायल लेकर आया हूँ। मेले में यही सबसे सुंदर पायल थी जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम्हें पायल पहनना बहुत पसंद है ना? रेशमा बोली, आप मेरे लिए पायल लेकर आए हैं। पायल बहुत सुंदर है पिताजी, लेकिन मुझे तो ये हार पसंद है। क्या मैं इसे ले लूं पिताजी? घासीलाल ने कहा, यह हार तो मैं बबीता बिटिया के लिए लेकर आया हूँ। उस पर यह खूब जचेगा। यह सब सुनकर रेशमा गुस्से से लाल हो जाती है। तभी बबीता अपने कमरे से बाहर आती है। बबीता बोली, पिताजी, आप आ गए? मेरे प्यारे प्यारे पिताजी, कितनी देर लगा दी आपने आने में? घासीलाल बोले, अरे मेरी प्यारी बिटिया, देखो, मैं तुम्हारे लिए मेले से क्या लेकर आया हूँ। यह देखो, यह हार मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम पर यह हार बहुत सुंदर लगेगा। बबीता हार देखकर बहुत खुश हो जाती है। बबीता बोली, हार तो सच में बहुत ही सुंदर है। यह मैं अपनी सहेली कंचन के जन्मदिन में पहन कर जाऊंगी। आप भी चलेंगे ना पिताजी, पूजा के जन्मदिन पर? घासीलाल ने कहा, नहीं नहीं बिटिया, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। मुझे जरूरी काम से गांव से बाहर जाना है। इसलिए तुम अपनी दोनों बहनों के साथ ही वहां चले जाना। इसके बाद बबीता वो हार लेकर अपने कमरे में चली जाती है और घासीलाल भी वहां से चला जाता है। वहां खड़ी माया और रेशमा यह बातें सुन रही थी। रेशमा ने कहा, देखो माया दीदी, उस चालाक बबीता ने कैसे पिताजी से सबसे सुंदर हार अपने लिए ले लिया। वह सुंदर हार पहनकर हमें रोज जलाएगी। माया बोली, हाँ, सही कह रही हो तुम। इस बबीता ने तो पता नहीं पिताजी पर कौन सा जादू किया है। पिताजी, हम दोनों से ज्यादा बबीता से ही प्यार करते हैं। माया अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह बबीता बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनती है और वह हार भी उसके गले की शोभा बढ़ा रहा था, और जिसे देखकर उसकी दोनों बहनें चिढ़ रही थी। इसके बाद तीनों बहनें कंचन के घर जाने लगती हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद माया बोली, मुझे लगता है इस जंगल के रास्ते से चलने पर हम कंचन के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। रेशमा बोली, ठीक है, तो फिर हम जंगल के रास्ते से ही चलते हैं। बबीता बोली, लेकिन यह जंगल तो काफी डरावना है, वहां से जाना क्या सही होगा? गांव के लोग इस जंगल के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। माया बोली, देखो, जंगल कोई डरावना नहीं है। गांव के लोग तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम्हें अपने दोस्त के जन्मदिन पर जल्दी जाना है कि नहीं? चुपचाप चलो। माया की फटकार भरी बातें सुनकर बबीता चुप रह जाती है। माया बोली, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं पास ही नदी में से पानी पीकर आती हूँ। तब तक तुम दोनों यहीं खड़ी रहना। माया पानी पीने के लिए चली जाती है। काफी देर होने पर भी माया वापस नहीं लौटती।
रेशमा बोली, यह माया दीदी कहाँ रह गई? तुम यहीं रुकना, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। कहीं जाना मत, एक ही जगह रुक कर रहना, ठीक है? क्या समझी? बबीता बोली, लेकिन दीदी, मुझे इस जंगल में तो पहले से ही काफी डर लग रहा है। आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। रेशमा बोली, मैं माया दीदी को देखने जा रही हूँ, पता नहीं वह कहाँ रह गई है। अगर पिताजी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम चुपचाप यहीं खड़े रहना, मैं माया दीदी को लेकर अभी आती हूँ। यह बोलकर रेशमा वहां से चली जाती है। बेचारी बबीता जंगल में खड़ी खड़ी बहुत डर रही होती है। बबीता को जंगल में शाम हो जाती है, लेकिन दोनों बहनें वापस नहीं लौटती। जब तक उनकी बहनें नहीं आती तो बबीता रोने लगती है। तभी बबीता को जंगल में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद बबीता देखती है कि एक बहुत डरावनी बुढ़िया, जिसकी आंखें लाल होती है, जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है, वह बबीता की तरफ काफी तेजी से आ रही होती है। बुढ़िया बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज कितने दिन बाद मैं इंसानों का मांस खाऊंगी। यह सुनकर बबीता डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तो बुढ़िया उसके पीछे पीछे भागने लगती है। बबीता भाग ही रही होती है कि तभी उसे जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने पर एक चमकता हुआ दरवाजा नजर आता है, जिसके चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। बबीता उस चमकते हुए दरवाजे के अंदर चली जाती है। उस दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। वहां चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल होते हैं और अलग अलग तरह के जानवर भी। बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर पेड़ होते हैं और उन सब के बीच एक बहुत बड़ा और विशाल चमचमाता पेड़ होता है, जिसके ऊपर बहुत सुंदर तितलियां बैठी रहती है। उस पर रंग बिरंगे फल भी लगे रहते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। उस विशाल पेड़ के सामने बहुत सुंदर नदी भी होती है। बबीता यह सब देखकर हैरान रह जाती है। इतनी सुंदर जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बबीता नदी के किनारे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बबीता को प्यास लगती है। जैसे ही वह उस नदी से पानी पीती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है। बबीता यह आवाज सुनकर चौंक जाती है। एक बार फिर आवाज आती है, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है बबीता। बबीता बोली, कौन है जो मुझे पुकार रहा है? सामने आओ जरा। जादुई पेड़ बोला, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ बबीता। मेरा नाम जादुई पेड़ है। यहाँ कोई नहीं आ सकता, सिर्फ वही इंसान यहाँ आ सकता है जिसका हृदय साफ और कोमल होता है। बबीता बोली, तो यह तुम हो? क्या तुम जादुई पेड़ हो? तुम बहुत ही सुंदर और विशाल हो। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो विशाल पेड़? मैं यहाँ से घर जाना चाहती हूँ। जादुई पेड़ बोला, मुझे सब पता है। तुम्हारी बहनें तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चली गई थी। बबीता बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई बात हुई होगी। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती है, वे ऐसा नहीं कर सकती। और बबीता रोने लगती है। जादुई पेड़ बोला, चुप हो जाओ बबीता, तुम यहाँ सुरक्षित हो। बबीता बोली, है सुंदर पेड़, क्या मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी? जादुई पेड़ बोला, तुम अपने घर जरूर जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। जब कोई भला इंसान मेरी इस नदी का पानी पिएगा, तो वही तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जा पाएगा। तुम्हें उसका इंतजार करना होगा और जब तक वह नहीं आ जाता, तुम्हें इसी जंगल में ही रहना होगा। कुछ देर बाद बबीता ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है जादुई पेड़। जादुई पेड़ बोला, तुम मेरी टहनियों में से एक पत्ता तोड़ो और आंख बंद करके जो तुम मांगोगी वही सब तुम्हारे सामने होगा। बबीता उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और आंखें बंद करके अपनी इच्छा रखती है। तभी उसके सामने अनेकों तरह के मजेदार पकवान आ जाते हैं। जब भी बबीता को भूख लगती,
बबीता ऐसा ही करती। ऐसे ही जंगल में बबीता को बहुत दिन बीत जाते हैं। बबीता रोज किसी के आने का इंतजार करने लगी कि कब कोई आएगा और उसे उसके घर लेकर जाएगा। एक दिन बबीता उस विशाल पेड़ की छाया में बैठी थी कि तभी अचानक एक फूल आकर बबीता के सिर पर गिरा। जब बबीता उस फूल को अपने हाथ में लेती है तो उसमें से दो तितलियां निकलती है। बबीता उन तितलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह तितलियां उड़ने लगती है। बबीता भी उनके पीछे भागने लगती है। बबीता तितलियों के पीछे भाग रही होती है कि तभी उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा आदमी बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई तो मुझे पानी पिलाओ। बबीता पास जाकर देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वह दिखने में काफी डरावना था, जो सफेद कपड़े पहने हुए था। बबीता उसके पास जाती है। बबीता बोली, कौन हो आप और आप रो क्यों रहे हो? बूढ़ा आदमी बोला, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। खूबसूरत लड़की। बबीता ने पूछा, लेकिन आप है कौन और इस जंगल में कैसे आए? बूढ़ा आदमी बोला, मैं विशालगढ़ का राजा अमर सिंह हूँ। मैं यहाँ एक बार शिकार करने के लिए आया था। मैंने यहाँ इस जंगल में एक हिरण देखा था और उसे अपने तीर से घायल कर दिया। लेकिन वह कोई साधारण हिरण नहीं था, बल्कि एक तपस्वी था जो भेष बदलकर तपस्या कर रहा था। उसने मुझे श्राप दिया और मैं एक सुंदर राजकुमार से एक बुरी शक्ल का बूढ़ा इंसान बन गया। तभी से मैं इस जंगल में कैद हूँ। मैं कई सालों से बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए, लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे से उठ नहीं सकता। ना जाने मुझे कब मुक्ति मिलेगी। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? बबीता बोली, हाँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। बबीता वापस उस जादुई पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ की टहनियों से पत्ता तोड़ लेती है। विशाल पेड़ के चौड़े पत्ते में पानी भरती है और उस बूढ़े आदमी के पास जाती है। बबीता बोली, लो, तुम पानी पी लो। बूढ़ा आदमी जैसे ही उस पानी को पीता है, अचानक से एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार बोला, मैं तो पहले जैसा जवान और आकर्षक हो गया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर लड़की। तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। जादुई पेड़ बोला, राजकुमार अमर सिंह, तुम श्राप से मुक्त हो गए हो। बबीता एक साफ दिल की लड़की है, जिसके हाथ से पानी पीकर तुम दोबारा से असली रूप में आ गए हो। अब तुम बबीता को इस जंगल से बाहर लेकर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एक गलती की सजा तुम्हें मिल चुकी है और तुम्हारा दिल भी बबीता की तरह एकदम साफ है। राजकुमार ने जादुई पेड़ से कहा, क्या अब हम इस जंगल से बाहर जा सकते हैं? लेकिन कैसे? जादुई पेड़ ने कहा, मेरे सामने वाली नदी के जरिए तुम इस जंगल से बाहर चले जाओ। उस पार जाते ही तुम अपनी दुनिया में चले जाओगे। तभी पेड़ की शक्तियों से अचानक से उस नदी में एक सुंदर नाव आती है। जादुई पेड़ बोला, यह नाव तुम्हें उस पार पहुंचा देगी मेरे बच्चों। बबीता बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। जादुई पेड़ बोला, मेरी टहनियों में से एक पत्ता तोड़ो बबीता और अपने साथ ले जाओ। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। लेकिन कभी भी किसी को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। मैं एक रहस्यमय पेड़ हूँ। मेरी इस जादुई नगरी के बारे में बाहरी दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए। बबीता ने कहा, ठीक है रहस्यमयी पेड़, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी और ना ही तुम्हारी इस नगरी के बारे में। जादुई पेड़ अपनी उदास भरी नजरों से दोनों को विदा करता है। उसके बाद वे दोनों नाव में बैठते हैं और वापस अपने गांव में आ जाते हैं। वो राजकुमार बबीता को उसके घर छोड़ने जाता है।
घासीलाल अपने घर में उदास बैठा रहता है। घासीलाल बबीता को देखकर बोला, ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई। कहाँ चली गई थी? जंगल में अपनी बहनों को छोड़कर। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। बबीता को देखकर उसकी बहनें हैरान रह जाती है। रेशमा बोली, माया दीदी, यह वापस कैसे आ गई? अब यह पिताजी को सब सच सच बता देगी और पिताजी तो हमें घर से ही निकाल देंगे। बबीता बोली, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं डर के मारे जंगल से आगे निकल गई थी। इसमें माया और रेशमा दीदी की कोई गलती नहीं है। मैं जंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, लेकिन जंगल में से मुझे इस राजकुमार ने ही बाहर निकाला और मुझे यहाँ लेकर आ गए। यह सब बातें रेशमा और माया अपने कानों से सुन रही थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। माया और रेशमा बबीता के पास आती है। माया बोली, हमें माफ कर दो प्यारी बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम सच में दिल की बहुत साफ और अच्छी हो, हमें माफ कर दो। बबीता बोली, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद तीनों बहनें गले मिलती है। घासीलाल बोला, हे राजकुमार, तुम मेरी सबसे प्यारी छोटी बेटी को जंगल से निकाल कर लाए हो। तुम्हारी वजह से ही बबीता हमें दोबारा मिल पाई। तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम हमेशा के लिए बबीता की रक्षा करोगे? तुम मेरी बेटी बबीता से विवाह करोगे? राजकुमार ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं बबीता से ही विवाह करूंगा। बबीता बहुत ही साफ दिल की और अच्छी लड़की है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर यह मेरी पत्नी बनेगी। इसके बाद बड़े धूमधाम से बबीता और राजकुमार की शादी की जाती है और बबीता हंसी खुशी राजकुमार के साथ उसके महल में रहने लगती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।